जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक बहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से, जबकि हमारे हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उन्हीं का इंटरव्यू करें और ये जान सकें कि वो दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है उसका नाम है अख्तर शाहीन रिंद साहब, जो कि बेसिकली कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और जर्नलिस्ट है। उसमें जंग जियो ग्रुप में भी काम किया है, जो पाकिस्तान का बड़ा नेटवर्क है जंग जियो, उसमें भी काम किया है, बोल नेटवर्क में काम किया है, मुख्तलिफ मीडिया इंडस्ट्रीज में काम किया है और आजकल वो अपना वेब चैनल चला रहा है कंज्यूमर। तो मजीद हम उनका तारुफ उनकी ज़बानी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अख्तर शाहीन रिंद साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर सलाम कहूँगा और वेलकम कहूँगा। जी अख्तर शाहीन साहब, आपको क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसे है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और आपकी हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूँ। आप काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी बिजी जा रहा था, तो कोई स्केड्यूल नहीं जी जी बन रहा था। तो बहरहाल मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ आपके तमाम जी जी नाज़रीन के सर। लिए। जी जी अख्तर शाहीन रिंद, जैसा आपने बताया, मेरा नाम है, और मेरा जो आबाई इलाका है वो है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, और उसकी तहसील है लियाकतपुर, और उसकी एक यूनियन काउंसिल है जफराबाद। तो उसका भी एक और जो गांव है, तो मेरा ताल्लुक वहाँ से बस्ती डेरा लोहारा। तो मैं बेसिकली उस देहात से ताल्लुक रखता हूँ, उस गांव से ताल्लुक रखता हूँ, और मेरी मदर टंग है सराइकी। और मैट्रिक करने के बाद मैं कराची आ गया था। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लेबर हैं और मजदूरी करते रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो कराची आया था वैसे बुनियादी तौर पर जो है ना वो मजदूरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद बहरहाल फील्ड मिल गई मुझे जर्नलिज्म की, और मैं जर्नलिज्म से शुरू हो गई। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी आप जैसे बातचीत आप करेंगे, जो भी फॉर्मेट है आपके इंटरव्यू का, तो उसके हिसाब से मैं इंशाल्लाह बाकी भी गुफ्तगू आपसे शेयर करूँगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया और अच्छे तरीके से कराया। हम इंतहाई मशकूर हैं कि आप लोग ने टाइम भी दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने वैसे कह दिया कि हादसाती तौर आप सहाफ़त में आ गए हैं, लेकिन सहाफ़त का जो पहला साल था वो आपने कौन सी मीडिया ज्वाइन की और पहला साल आपका कैसे गुजरा सहाफ़त में, उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, सहाफ़त में जब मैं आया था तो हादसाती तौर पर आया था। मैंने सोचा कि मैं सहाफ़ी बनूंगा, ये तरह से होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो आया था कि यार कुछ मजदूरी कर लूंगा, अपनी एजुकेशन कुछ और बढ़ा लूंगा, आगे तालीम हासिल कर लूंगा, और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस दौरान में जब मैं कराची में आया तो मैंने जॉब भी स्टार्ट की, और एक स्टेट एजेंसी पे मैंने काम शुरू किया ऑफिस बॉय का। और वहाँ पे मेरी फर्स्ट सैलरी थी आई थिंक 600 या अराउंड 800। ये 97 की बात। तो वहाँ से फिर फाइनेंशियल नीड इतनी थी कि मैंने फिर हॉकर के तौर पे भी काम शुरू कर दिया। अखबार डालता था मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया, और उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स मैंने किया। फिर टाइपिंग मैंने सीखी टाइपराइटर पे। तो एक कंपोजिंग हाउस में मुझे जॉब मिल गई। मैंने उस कंपोजिंग हाउस में जॉब करना शुरू कर दी। तो क्राइसिस आया तो उनका ऑफिस बंद होने लगा। बंद होने पे आ गया। तो बेचारे अच्छे आदमी थे, नदीम भाई उनका नाम था, और अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करे। तो नदीम भाई ने फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे इंतखाब अखबार कराची में, अनवर साजदी साहब उसके एडिटर हैं, ओनर हैं, उनके पास ले जाकर मुझे बैठा दिया कि आप इस बच्चे को ट्राई करें, और ये सही काम करेगा, मुझे लगता है कि काम कर ले। तो इंतखाब अखबार जो है वो कराची में एक मोतबर नाम है, और जी बलूचिस्तान जी का एक बड़ा अखबार है। हब से भी निकलता है, कराची से भी निकलता है, और अब गालिबन हो सकता है क्वेटा से भी निकल रहा। और अनवर साइदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है। तो मेरी वहाँ से मेरे कैरियर का आगाज हुआ था एज ट्रेनी सब एडिटर के तौर पर, और मैं सिटी डेस्क पे बैठा था। सिटी डेस्क से मैंने शुरू किया था। तो ये 98 की बात है, और जनवरी 1998 उस दौरान मैंने इंतखाब अखबार से अपने कैरियर का आगाज किया। फिर मैं इसी तरह ग्रेजुअली मेरी प्रमोशन होते गया। फिर मैं सब एडिटर बना, सिटी एडिटर रहा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडिटर रहा। फिर न्यूज डेस्क पे मैंने काम किया। इंतखाब अखबार में मैं 2 साल रहा, और उसके बाद 2000 में फिर मैं आगे स्विच कर गया कायनात अखबार में। तो आपने जो सवाल किया कि पहला साल कैसा रहा, देखिए पहला साल जो वहाँ पे रहा बहुत ही अच्छा रहा। मुझे पढ़ने का शौक था पहले से ही, स्टडी भी मैं करता था, पढ़ता भी था, और नो हाउ कुछ थी। बाकी के खबर बनाने नहीं आती। तो वहाँ पर इंतखाब अखबार में मुझे जो मेरे टीचर बने वो आसिफ राना साहब थे, मोहतरम आसिफ राना साहब। अभी आजकल भी वो हैं यहाँ कराची की मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा नाम है।
तो उन्होंने मुझे खबर बनाना सिखाई, वो मेरे उस्ताद हैं उसमें। और वहाँ पर जो माहौल था बहुत ही अच्छा था, बहुत सपोर्टिव माहौल था। अनवर साइदी साहब जो कि खुद भी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और वो एडिटर भी हैं, तो उनकी तरफ से भी हमेशा सपोर्ट मिली। और भी जो कोलीग्स थे साथ में उस वक्त, जो लोग सीनियर्स मौजूद थे वहाँ पर, वो सब भी बड़े सपोर्टिव थे। और फिर डेस्क पर ये है कि आपको पता है कि डेस्क पे जो बंदा आ जाता है तो फिर वो उसको एक एज मिल जाता है कि जो रिपोर्टिंग टीम होती है और जो फोटोग्राफी की टीम होती है, वो सब बहुत ही क्लोज लाइजन में काम करती है। तो इस हवाले से मैं आई एम लकी, आई वुड से रादर, कि बहुत अच्छी टीम मिली, बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं के एनकरेजमेंट की वजह से ही फिर जो मेरा कैरियर है वो आगे ग्रो किया उसने और आगे चलता गया। और फिर इसी तरह से मैंने उस वक्त ये माइंड बनाया कि नहीं, मुझे जर्नलिज्म भी एक बहुत अच्छा शोबा है और मुझे इसी में रहना चाहिए। अच्छा अख्तर शाहीन साहब, आप ये बताएं, आप फिर जर्नलिस्ट से हवाले से कैसे मुतमिन हुए? कौन सी ऐसी बातें थी जिससे आप मतलब मुतमिन हो गए और अपनी एक फील्ड चॉइस की और आगे चलकर माशाल्लाह आज तक यही फील्ड आप चुन के बैठे हैं, इस पे ही काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली तो एक मुआशी नीड थी ना। अ, हर इंसान की एक ज़रूरत होती है कि उसको 4 पैसे मिलें, वो 4 पैसे कमाए। सबसे पहली ज़रूरत तो एक ये थी कि वो नौकरी थी मेरी, वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलती थी। तो एक सिलसिला तो ये था कि नौकरी कंटिन्यू रखनी थी और उसमें कोई ब्रेक नहीं आना था। पहली एक ज़रूरत ये थी। कोई और सेक्टर में स्विच नहीं कर सकता था या करने का मैंने सोचा भी नहीं। दूसरी बात ये कि शुरू से ही मेरा माइंड जो है ना वो ये रहा है कि हमेशा जो सच है उसको सपोर्ट करना चाहिए और जो सच नहीं है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यानी माशरे में जो अच्छाई है, जो अच्छी बातें हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा माइंड शुरू से यही था कि जो अच्छे काम जो लोग कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें और हक बात जहाँ भी ज़रूरत हो वो करनी चाहिए और आपके सामने जो भी चीज़ हो वो आपको करनी चाहिए। तो वो मौका जब मुझे यहाँ पर मिला, जब मैं जर्नलिज्म में आया, न्यूज़पेपर में आया, तो मुझे यहाँ पे लगा कि ये चीज़ तो यहाँ रहते हुए बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो सकती है। क्योंकि देखिए हमारे माशरे में वैसे नाइंसाफ़ियाँ बहुत हैं और बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ शोबों से जो लोग हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में जो लोग हैं, हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बन गया है इदारों की कमज़ोरी की वजह से कि जो ताकतवर होता है वो अपना हक भी और दूसरे का हक भी ले लेता है, दूसरे का हक भी आसानी से मार लेता है। और जो ऐसा गरीब है, जो गरीब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जिससे कोई ताल्लुकात नहीं है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, तो वो अपना हक नहीं ले सकता है। वो उस हक के लिए उस बेचारे को एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, उसे रोना पड़ता है, उसे मेहनतें करनी पड़ती हैं, तरले करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली लेबरर है और लेबरर जो हो, मज़दूर तबका जो है वो उसकी तो क्या हैसियत है, उसकी तो क्या मतलब इस सोसाइटी में क्या हैसियत है कि वो अपना हक किसी से माँगे। मतलब लेबर तो ये है कि वो अपनी अगर दिहाड़ी माँगे, अपनी तनख्वाह माँगे, अपनी चीज़ें करें तो उस पर भी मतलब कोई नहीं दे तो नहीं दे, उससे वो क्या करेगा? वो लड़ेगा, उससे क्या करेगा? तो ये दूसरी एक बड़ी वजह थी कि मैंने देखा कि यार इस शोबे में रहते हुए मैं अपने राइट और अपने अहले खाना के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। और उसके साथ-साथ जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ कि खुदा ख़ास्ता अगर कोई ऐसा इश्यू आए, तो मुझे यकीन था कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता। और इस शोबे की वजह से, जस्ट सहाफ़त के शोबे की वजह से हम अपना हक ले सकते हैं। तो दूसरी जो एक और रीज़न थी वो ये बड़ी रीज़न थी कि मैं फिर इस शोबे के साथ अटैच ही रहा और मैंने फिर अपने करियर को स्विच करने का कभी सोचा नहीं और कभी किया भी नहीं। जब तक कि ये क्राइसिस नहीं आया और बेरोज़गारी का टाइम नहीं देखा, उस वक़्त तक मैंने नहीं सोचा था कि इस शोबे को बदलना चाहिए। जी बहुत अच्छा। अच्छा फिर इंतखाब से आप आगे कैसे बढ़े? मतलब जियो तक गए, बोल टीवी तक गए, ये थोड़ा सा सफ़र मतलब मुख्तसरन बता दें, लेकिन सफ़र कैसा रहा और कैसे बढ़े आगे? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इंतखाब अखबार के साथ-साथ ही मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी एनएनआई न्यूज़ एजेंसी में और उसके साथ फिर मैं 2000 में कायनात अखबार चला गया था। 2 साल मैं वहाँ पे रहा कायनात अखबार में सब एडिटर रहा, फिर स्पोर्ट्स डेस्क पे भी रहा, न्यूज़ डेस्क पे भी रहा और उसके साथ-साथ फिर मैंने पीटीआई में भी रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, पीटीआई न्यूज़ एजेंसी में। और रिपोर्टिंग में मैं लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग करता था, हेल्थ सेक्टर की करता था, सोशल सेक्टर की करता था, डेवलपमेंट सेक्टर, ह्यूमन राइट्स, इन सब पे मैं काम करता था। 2 साल कायनात में रहने के बाद मैं खबरें अखबार चला गया था, खबरें कराची में, सिटी डेस्क पे, न्यूज़ डेस्क पे और नया अखबार की डमी भी हम लोगों ने बनाई थी।
तो वहाँ मैं रहा 2 साल। फिर उसके बाद पीटीआई न्यूज एजेंसी में गया था एज रिपोर्टर, वहाँ काम किया। फिर उसके बाद बीच में मैंने फिर स्विच किया था, उम्मत अखबार में थोड़े अरसे के लिए गया था, और उसके बाद फिर वापस पीटीआई आ गया था। तो 2005 में उससे 2005 से पहले ही जियो, आपको पता है 2002 में आया था जियो, और जी जी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी एक आई थी, उनका एक ऐड आया था और वो उन्होंने एप्लीकेशंस कॉल की थी, मैंने भी अप्लाई कर दिया था। अच्छा, अप्लाई करके फिर मैं भूल गया, अपने रूटीन के कामों में लगा रहा, मुझे याद ही नहीं रहा कि हाँ मैंने अप्लाई किया था। क्योंकि उनकी कॉल फिर काफी अरसे बाद आई थी, मेरे ख्याल में कमोबेश भी नहीं तो 6 महीने या शायद 6-8 महीने बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया। जब उन्होंने रब्ता किया तो मैं गया इंटरव्यू के लिए। तो कोई 3-4 इंटरव्यूज मेरे हुए थे, रिटन टेस्ट हुआ था, और एक पैनल था पूरा जिसमें नासिब एक चौथाई साहब थे और जाहिद हुसैन साहब थे, और उनके साथ एक अंसार नकवी साहब थे। तो ये सीनियर्स की टीम थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था। और एक मैं और ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, और हमारे तमाम नाज़रीन के लिए और उन नौजवानों के लिए। देखिए पीटीआई में जब मैंने स्विच किया था जियो में, तो मेरी पीटीआई में सैलरी थी 10,000 रुपये। और जब मैं जियो में गया था, देखिए पीटीआई में मैं आई थिंक उस वक्त शायद सीनियर था या रिपोर्टर था, मुझे तो याद नहीं। लेकिन जब मैं जियो में गया था सॉरी, तो जब मैं जियो में गया था तो जियो में मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि आप यहाँ पर ट्रेनी रिपोर्टर आएंगे, क्योंकि टीवी में आपने काम नहीं किया है, आपको टीवी का तजुर्बा नहीं है, तो हम आपको एसोसिएट रिपोर्टर रखेंगे और आपको तनख्वाह देंगे 8,000 रुपये। अच्छा, मैं ये मेरे लिए थोड़ी सी बात वो थी, जो कि हर आदमी ये सोचता है कि भाई जॉब अगर स्विच करें तो ज्यादा सैलरी पे बंदा जाए ना, कम सैलरी पे तो बंदा नहीं सोचता कि यार कम सैलरी पे मैं क्यों जाऊँ जब मुझे ज्यादा सैलरी। ये मेरे कैरियर का ना एक बहुत बड़ा स्विच था, मैं समझता हूँ। उस वक्त मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया, घर वालों से मशवरा किया, कुछ दोस्तों से मशवरा किया, अपने उस्ताद से मशवरा किया। तो उन सब के मशवरों की रोशनी में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे जियो पे जाना चाहिए। और तनख्वाह का उस वक्त 2,000 रुपये का डिफरेंस था। अब मेरे जहन में ये जरूर आता था कि यार 2,000 रुपये कम तनख्वाह है यार, इसमें तनख्वाह तो उतनी दिया, उससे ज्यादा तो होनी चाहिए कम से कम। बहरहाल ये कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक एक्सपोजर है टीवी का, इसको लेना चाहिए। तो बहरहाल मैंने जियो ज्वाइन कर लिया था 8,000 रुपये सैलरी, जो कि बाद में ये प्रूफ हुआ कि वो डिसीजन अच्छा था, और बाद में मेरी वहाँ ग्रेजुअली प्रमोशन भी हुई बहुत सारी, और बहुत अच्छी फिर सैलरी भी हो गई, पैकेज भी बहुत अच्छा हो गया। तो जियो में मैंने 8 साल तक काम किया। तो इस तरह से ये जियो तक पहुंचने का सफर जो है ना, वो ये रहा। अच्छा ये बताएं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने अच्छा काम किया है, उसी एक्सपीरियंस है, और प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस है? मतलब प्रिंट मीडिया को ज़्यादा चुनना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? अच्छा देखिए, मेरा जो कैरियर है ना वो इट्स नाउ अबाउट 23 ईयर्स, और जो मेरा टीवी का एक्सपीरियंस है वो हाफ हाफ हो तकरीबन, प्रिंट मीडिया का भी हाफ कैरियर और हाफ कैरियर टीवी का हो गया मेरा। देखिए, जो प्रिंट मीडिया में काम करने का जो एक टेस्ट है या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। और ये है कि अभी तक भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे, उनका माइंड अभी भी वो प्रिंट में ही फंसा हुआ है, और प्रिंट की इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं, उसको उसी तरह वैल्यू करते हैं। और प्रिंट की इम्पोर्टेंस अपनी जगह मौजूद है आज भी, चाहे टीवी भी है और सोशल मीडिया भी उसके बावजूद भी। लेकिन जो टीवी का जो एक्सपोजर है और टीवी में जो काम करने का, मुझे रदर ये कहना चाहिए कि जो मजा है या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, वो कहीं ज्यादा है अखबार के मुकाबले में। देखिए, सबसे बड़ा तो एक फर्क ये है कि आप टीवी पर जो चीज भी आप खबर देते हैं, इशू बेस्ड कोई स्टोरी देते हैं, और खासतौर पर मेरा पहला चैनल ही जियो था, मुझे मौका मिला जियो में काम करने का। बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, और मैं समझता हूँ कि आई एम द लकी वन, कि जिनको पहले ही अपॉर्चुनिटी जियो की मिल गई। तो जियो में रहते हुए ये सीखा हमने और देखा कि आप कोई भी इशू जब हाईलाइट करते हैं, तो उस पर जो एक्शन होता है ना, फास्ट, मैं अपने इशू रेज किया, और मतलब एक बुलेटिन में कोई चीज चली, और उसी बुलेटिन में या अगले बुलेटिन से पहले पहले उसमें कोई डेवलपमेंट हो जाती थी, या उस पर कोई एक्शन हो जाता था, या उस पर कोई लोग उस पर बातें करते थे, उसका रिस्पॉन्स आता था। तो ये वाली जो बात है ना, ये मतलब इसका कोई मैच नहीं है। तो ये मुझे और ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, और मुझे लगा यार ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। और फिर मैं वहाँ रहते हुए, जियो में रहते मैंने ये सोचा, और मुझे लगा कि यार मुझे इससे भी पहले आ जाना चाहिए था ब्रॉडकास्ट मीडिया में, मैंने आने में देर कर दी। तो बहरहाल नेवरथलेस, तो ये मुझे एक फर्क जो है ना, डिफरेंस ये लगा कि भाई ब्रॉडकास्ट मीडिया में बहुत स्पीडी आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत स्पीडी लोगों को रिलीफ मिल सकता है, लोगों के मसाइल बहुत स्पीडी हल हो सकते हैं। और बाकी ये वाला जो क्या कहना चाहिए, चैलेंज,
ये तो हर जगह मौजूद है और मौजूद रहेगा कि आपने इतनी बड़ी स्टोरी को 40 सेकंड में कैसे बताना है, या 120 सेकंड में कैसे बताना है, या 90 सेकंड का आपने पैकेज कैसे बनाना है और उसमें कैसे देना है। तो ये अपनी जगह पैरालेल चल। अच्छा अख्तर खान साहब, आप ये थोड़ा बता दें, जैसे पहले आपने प्रिंट मीडिया में काम किया है या इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो दौर बड़ा डिफिकल्ट होता था मेरी नज़र में। मतलब कि इतने सोर्सेज नहीं थे, जैसे आज डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया स्ट्रांग है, हमें बहुत सी मालूमात मिल जाती है। लेकिन पहले आप जब 98 में आपने साहब शुरुआत की, तो उस टाइम पेपर का दौर था और आप जाते थे फील्ड में या उधर बैठते थे, फैक्स का ज़माना था। मतलब न्यूज़ कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, और आजकल आसान है। तो कैसे देखते हैं अभी उस दौर को और इस दौर में, क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें जो उस वक्त का जो दौर था ना, अब आप देखें कि 22-23 साल बाद भी मेरे जो कांटेक्ट, उस वक्त के जो कांटेक्ट मेरे बने हुए हैं, वो आज तक भी मेरे साथ हैं। रिपोर्टिंग में जो मेरे कांटेक्ट बने, जो मेरे सोर्सेस थे, जो लोग थे, वो आज तक मैं उनसे इन टच हूँ, राब्ते में हूँ। ये फायदा क्यों है? देखिए, इतना अरसा गुजर गया ना, इतने साल गुजर गए, बीच में मीडियम्स चेंज हुए, जर्नलिस्टों की तादाद इतनी बढ़ गई, नए लोग आए, फिर आगे पीछे हो गए चीजें, लेकिन जो मेरे कांटेक्ट हैं वो अभी तक बहाल क्यों है? उसकी एक बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ ये है कि हम जब रिपोर्टिंग के लिए निकलते थे तो हम जाकर इदारों में अफसरान के साथ, मुख्तलिफ कैडर के लोगों के साथ जाके टाइम लगाते थे, बैठते थे उनके पास, गपशप करते थे, चाय पानी चल रहा होता था, खाना चल रहा होता था, इश्यूज पे डिस्कशन हो रहा होता था, फिर कुछ चीजें जो मूव हो रही होती हैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, फाइल्स, पेपर्स, ये वो चीजें, वो सब देखने को मिलती थी। और उसकी वजह से वो जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना आपकी, आपके सोर्सेज जो डेवलप होते हैं, तो वो उस दौर की हम खा रहे हैं, आप ये समझ लें। आज भी अगर हम कांटेक्ट में हैं तो उस दौर की वजह से हैं कि जो हमने वो टाइम लगाया था। अच्छा देखिए, अस्पतालों की, मैं जैसे हेल्थ सेक्टर की रिपोर्टिंग करता था, तो मैं आपको बताऊं कि अस्पतालों में हम लोग सुबह में भी जाते थे, दोपहर में भी जाते थे, शाम में भी जाते थे, रात में भी। खास तौर पर मैं टारगेट करके रात को भी जाता था कि मुझे कहाँ किस शोबे में बैठना है, कहाँ किसके साथ बैठना है, कहाँ उससे क्या डिस्कशन करनी है। तो हम रातों में भी कई कई घंटे हम लगा के वहां बैठते थे। तो उसकी वजह से हमारी फैमिली सफर करती थी, नाराज होती थी फैमिली, घर का टाइम नहीं मिलता था, सोशल लाइफ नहीं होती थी, खत्म होकर तकरीबन रह जाती थी, क्योंकि ऑफिस आवर्स और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा आवर्स। देखिए, टीवी में भी जो आदमी काम करते हैं उन्हें पता है 8 घंटे की तो शिफ्ट होती होती है, लेकिन एक आपके कोई असाइनमेंट है, कोई स्टोरी आपकी, तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा भी हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से। तो वो एक टाइम, फिर उसके बाद आप देखिए, ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, ये आपकी अपनी स्टैंडिंग के लिए होता है। इदारा तो आपको, उसने, इदारे ने असाइन कर दिया, आपकी मर्जी है, अब आप ड्यूटी टाइम में उस पर काम करें या ऑफ ड्यूटी आवर्स में करें। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं ऑफ ड्यूटी आवर्स में भी स्टोरीज पे काम करता था, जाता था सोर्सेस के पास, जाता था और उस पर भी काम करता था, और ऑफ आवर्स में भी मैं स्टोरी ब्रेक करता था, स्टोरी देता था। आजकल के, अब आप उस पर आ जाए, जो कंपैरिजन है आजकल का, आजकल चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना बढ़ गया है। झूठी सच्ची पे हम नहीं जाते, झूठी सच्ची चलो बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक आ जाती है आपके पास, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर कोई अच्छा रिपोर्टर है तो वो उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको देखता है, लोगों से कांटेक्ट करता है, खबर की तस्दीक करता है, फिर उसके बाद खबर देता है। उसका एक नुकसान ये है, मैं समझता हूँ, जहाँ फायदे भी हैं बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स बहुत सारे ऑफिशियल्स को नहीं जानते, बहुत सारे ऑफिशियल, बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत सारे रिपोर्टर्स को नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते। बाई फेस तो चलें, इसलिए जान लेते हैं कि स्क्रीन पर लोग आ रहे होते हैं, उनकी तस्वीर आ रही होती है, शक्ल आ रही होती है, लेकिन पर्सनली नहीं जानते, उनके रवैयों को नहीं जानते। सोर्स जो है ना, वो रिलाई नहीं कर पाती कि इस रिपोर्टर पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको पता नहीं होता चीजें, क्योंकि उनके फिजिकल कनेक्शन या वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बिल्ड नहीं हो पाता, उनका एतमाद नहीं होता। तो आजकल में ये जो मुझे एक बहुत बड़ा गैप और कमी नजर आती है, वो ये है कि आजकल के जो हमारे यंग, हमारे कोलीग्स हैं, जो लोग हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन बहुत बड़ी तादाद एक वो है, उन लोगों की है, जो इसी तरह से सोशल मीडिया से पिक करते हैं चीजें, व्हाट्सएप से पिक की, फेसबुक से देख लिया, इधर उधर पिक किया, और ऑफिस में बैठ के उस पर वर्किंग की और अपनी स्टोरी दे दी, और दैट्स इट, खत्म। फिर अगली स्टोरी पे काम, क्योंकि रश इतना है, बर्डन इतना है कि किसी के पास ये टाइम नहीं है वो केवल लेग वर्क करे, कि वो किसी भी स्टोरी पर जाकर लेग वर्क करे कि स्टोरी कितना आई है, तो जाके उसको ऑन द स्पॉट देखे, लोगों से बात करे, मिले, तो इससे उसके कॉन्टेक्ट डेवलप होते हैं। जब वो जाता है, फिर वर्जन जब हम लेते हैं, ऑफिशियल वर्जन जब हम लेते हैं, तो उसमें आपकी इंटरेक्शन होती है, आपका कॉन्टेक्ट बनता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, या एक गैप है जिसे कहना चाहिए,
जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। अच्छा अख्तर खान साहब ये बताएं, आजकल जैसे डिजिटल मतलब दुनिया पे काम कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान भी है, मतलब डिजिटल जर्नलिस्ट क्यों नहीं बनना चाहता? वैसे होंगे, मैं ऐसे नहीं कहता कि डिजिटल जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में, जो मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत से कम लोग जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो डिजिटल दुनिया पे या डिजिटल जर्नलिस्ट पर काम कर रहे हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपका भी वसी तजुर्बा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे इवन के मेरे उस्ताद जो हैं वो भी, और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनसे मेरा डिस्कशन इस पे होता रहता है, हुआ भी है माजी में। तो बहुत सारे जर्नलिस्टों को ये रियलाइजेशन अब हो गई है। वो ये कहते हैं कि यार जब नया-नया टीवी आया था ना, तो हम लोगों ने बड़ी गलती की। हम लोग उसमें नहीं गए, हम प्रिंट में ही रहे। क्योंकि मतलब हम बोलते हैं यार सेट है यार, हम ठीक है, बस रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं है, सेट है, काम वाम ठीक है, तो इसलिए टीवी में जाके क्या टेंशन पालनी है, उधर भागो, दौड़ो, ये करो, वो करो। तो ये उन्हें रियलाइजेशन है, और अब वो ये रियलाइज करते हैं कि यार हमें वहाँ होना चाहिए था। क्योंकि आप देखेंगे प्रिंट मीडिया से जो लोग उठ के टीवी में चले गए, वो आज बहुत ही बेहतर पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छी तरक्की की है उन्होंने। लेकिन पैसा ही बहुत बड़ी एक चीज है ना। उनकी सैलरीज हाई हैं, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हैं, उनके पर्क्स हैं, उनकी चीजें। तो जब आज का जो सीनियर जर्नलिस्ट है प्रिंट मीडिया का, वो जब देखता है उनको, तो उनको ये फीलिंग आती है कि यार अगर मैं भी वहां चला जाता तो मैं भी आज अच्छा कर रहा होता, अच्छी तनख्वाह ले रहा होता, अच्छी से ले रहा होता। ये जो रिसेशन आया, फिर टीवी में एक बूम आया, फिर उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट आई, ये एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल प्रिंट मीडिया के बहुत सारे लोग ये इसको देखते हैं। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रिंट मीडिया के लोगों में ये रुझान कि वो टीवी की तरफ जाएं, ब्रॉडकास्ट की तरफ जाएं, या इवन के डिजिटल की तरफ भी आए, वो रुझान इस वजह से शुरू में नहीं बन पाया, डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि हर एक की एक लगी बनी तनख्वाह होती थी, एक कोई टेंशन नहीं होती थी। हर एक का एक लगा बना टाइम होता था, और बस उनको एक स्टोरीज करनी होती थी, वो करते थे, जाते थे, अपनी मेहनत की और सबमिट की और उसके बाद चले गए। तो वो उनकी पर्सनल लाइफ भी थी, उनकी सोशल लाइफ भी थी, सारी चीजें थी, तो वो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते थे, या इतना ज्यादा वो पेन नहीं लेना चाहते थे कि यार अब छोड़े, कौन करे कौन जाए, बस हमारा तो मतलब दाल दलिया चल रहा है ना, बेसिकली ये। लेकिन अब जब हालात खराब हुए हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोगों को निकाला गया है मीडिया हाउसेस से, खासतौर पर टीवी से, उसके बाद फिर अखबारात में जब छांटियां हुई हैं, तो अब बहुत सारे सीनियर, मिड कैरियर और जो जूनियर हमारे कुलीग्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अब इस बात की अहमियत को महसूस कर रहे हैं कि यार हमें फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। और बहुत सारे जर्नलिस्टों ने, आपने देखा होगा, स्विच किया है डिजिटल की तरफ। और डिजिटल की तरफ भी इसलिए स्विच किया है कि वो चाहते हैं कि वहां से कुछ अर्निंग हो उनके लिए, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो। मेजोरिटी हमारे जर्नलिस्टों की वो है जो वहां से कुछ अर्न करना चाहती है। हाँ, कुछ लोग वो हैं जो वहां से फेम लेना चाहते हैं, या वहां स्क्रीन पर नजर आना चाहते हैं, जहां उन्हें पता है कि यार हमारे जो फॉलोअर्स हैं मिलियंस में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं, और हमारे व्यूज भी कई के मिलियन तक जा सकते हैं, कई की लाख तक जा सकते हैं। तो वो उनकी तादाद मुझे लगता है कि कम है, लेकिन ज्यादातर उन लोगों की तादाद है जो डिजिटल पे कन्वर्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, हो रहे हैं, और अभी मजीद भी होंगे, आप देखेंगे। तो उनका जो मतवा नजर है वो ये है कि वहां से, जैसे यूट्यूब पे करता है, इस तरह से वो अर्निंग कोई उनकी स्टार्ट हो जाए, और उनके कोई सपोर्ट एक दूसरी तरफ से भी मिलना शुरू हो जाए। अच्छा अख्तर खान साहब, आपने कंज्यूमर मतलब वेब टीवी बनाया है, इसका मेन मकसद क्या है और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ये थोड़ा सा बता दें। देखिए, मैंने जियो जो है ना, 2012 में जियो मैंने छोड़ा था, और इस दौरान मेरा ट्रांसफर हुआ था डिस्ट्रिक्ट रेंजर खान में। मैं वहाँ भी रहा 2 साल जियो में। उसके बाद फिर मुझे वापस आना पड़ा, पूरी फैमिली के साथ गया था, पूरी फैमिली के साथ वापस आना पड़ा। और फिर कुछ अर्सा बेरोजगारी रही, तो वो एक क्राइसिस का टाइम था। और जियो में रहते हुए भी मतलब अच्छी सैलरी थी, लेकिन वो ये था कि मतलब हैंड टू माउथ वाला नहीं था, लेकिन बस ये था कि कुछ बना भी नहीं पाए। मतलब जैसे कुछ सेविंग भी नहीं कर पाए, कुछ बना भी नहीं पाए, घर भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, उस दौरान गाड़ी वगैरह होती थी मेरे पास अपनी, लेकिन उसके बाद फिर क्राइसिस का टाइम आया तो सब चीजें फ्लैट हो गई। और उसके बाद फिर मुझे जहाने पाकिस्तान ग्रुप में काम करने का मौका मिला, उनका एक टीवी चैनल आ रहा था डीएम न्यूज के नाम से, जो ट्रायल पे रहा, और उसके बाद फिर नहीं आ सका। फिर मैं प्रिंट में चला गया, अखबार में। तो खैर वहां से भी, उसके बाद भी बेरोजगारी का एक स्पेल मुझे गुजारना पड़ा, फिर बेरोजगार रहा। उसके बाद फिर बोल टीवी मैंने ज्वाइन किया। बोल टीवी क्राइसिस के टाइम पे ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर वो भी बंद हो गया, तो सारा स्टाफ ले ऑफ हो गया। फिर उसके बाद बेरोजगारी रही। फिर जाग टीवी मैंने ज्वाइन किया थोड़े अरसे के लिए, आई थिंक अबाउट 2 मंथ। उसके बाद फिर मैं आउट हो गया उससे, टीवी से।
तो ये जो स्पेल आए ना 2-3 स्पेल, ये बेरोजगारी का जो टाइम आया ना, तो इसमें इसने रही से कसर पूरी कर दी और बिल्कुल ही बॉटम लाइन पे आ गए। तो फिर फैमिली साथ में थी और एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत थी, एक रेगुलर इनकम की जरूरत थी, वो चीज नहीं हो पाई सर। इस दौरान मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो काफी खबर ही अच्छी बना सकता है, आपको पता है कि खबर कैसी बनानी चाहिए, उस खबर को प्रोपेगेट कैसे करना चाहिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मीडिया कंसल्टेंसी की जाए। तो फिर मैंने एक मीडियोनिक्स पीआर के नाम से, मीडियोनिक्स के नाम से एक पीआर एजेंसी बनाई, पब्लिक रिलेशन की एक एजेंसी बनाई, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को कंसल्टेंसी दी। तो उससे ये कि शुक्र है घर का गुजारा चलना शुरू हो गया। इस तकरीबन 6 साल ये सिलसिला चला। उसके बाद फिर जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, पीटीआई की गवर्नमेंट, तो उसके बाद से जो इंडस्ट्रीज के हालात हैं, जो बिजनेस के हालात हैं, वो खराब होते चले गए और हमारा भी बिजनेस काम श्रिंक होता गया। तो इस तरह से वो काम ज्यादा देर जारी नहीं रख पाया मैं। फिर उसके बाद मैंने एक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर दी कंज्यूमर्स के नाम से शुरू किया और उसको तकरीबन 2 साल साथ साथ वो भी मैंने चलाया। तो वो भी वायबल नहीं रहा, वो भी चलाना मुमकिन नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कंज्यूमर्स के इश्यूज पे पहले से ही काम कर रहा था उस पेपर की वजह से मैं, और सेक्टर्स में उसमें ज्यादा रीच थी, मेरी अप्रोच थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना डिजिटल की तरफ आया जाए। तो फिर देन इट्स अराउंड 14 मंथ्स बैक मैंने कंज्यूमर न्यूज बनाया प्लेटफॉर्म, और उसका डोमेन वगैरह लिया, उसकी चीजें ली और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स उसने बना दिए। और मैंने सोचा कि मतलब ये भी एक सोच थी कि यार मैं अपने अख्तर शाहीन के नाम से क्यों ना एक चैनल बना लूँ यूट्यूब पर, अख्तर शाहीन के नाम से बना लूँ, और मेरी हेल्थ की स्पेशलिटी है तो मैं हेल्थ की खबरें सिर्फ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे जहन में ये आइडिया था कि यार इसको एक ना प्लेटफॉर्म या एक नेटवर्क की शक्ल में बनाना चाहिए, एक न्यूज प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसपे ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे और भी कुलीग्स आए और उनको मौका मिले और अपने काम करें। और ये आगे चल के मेरा भी टारगेट वही था, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे कमाना, कि भाई ये अगर अच्छा चले तो हम यूट्यूब से मोनेटाइज हो जाएं, कुछ चीजें हो जाएं, कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए इस तरह से, ताकि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट हो। उसके साथ साथ जैसे हम काम करते गए तो स्कोप और बढ़ता गया, विजन और थोड़ा क्लियर होता गया। तो अब जाकर मैं मेरा एम और ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, अब विजन कंज्यूमर न्यूज के हवाले से ये बन गया है कि हम कंज्यूमर न्यूज को एक मोजो टीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और मोजो का मतलब मोबाइल जर्नलिज्म। कंज्यूमर न्यूज की जितनी भी प्रोडक्शन होती है, मैं आपको बता दूं, उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सब मोबाइल गैजेट्स पे होती है। हमारी जो कवरेज होती है सारी मोबाइल के थ्रू होती है और सारी चीजें मोबाइल के थ्रू ही हम ऑपरेट करते हैं। सिवाय एडिटिंग, एडिटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पे ज़ाहिर करनी पड़ती है हमें, उस पे होता है। अदरवाइज ये सारा हम मोबाइल से करते हैं। तो मेरा एक विजन है कि पाकिस्तान में 100 स्मार्ट रिपोर्टर्स मुझे बनाने हैं, पाकिस्तान में पूरे में 100 अपने नुमाइंदे बनाने हैं जिन्हें हम स्मार्ट रिपोर्टर कहेंगे। वो स्मार्ट रिपोर्टर होंगे जो कि सिटीजन जर्नलिज्म पे काम करेंगे और डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे। वो सिटीजन जर्नलिस्ट भी होंगे और स्मार्ट रिपोर्टर भी होंगे हमारे। तो हम वहां से कंज्यूमर के जो राइट्स है ना, कंज्यूमर के राइट्स पे हम काम करेंगे। हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव जो मेजर है हमारा, वो है कंज्यूमर राइट्स। देखिए हम कंज्यूमर है ना, पैदाइश से लेकर और डेथ तक हम सब कंज्यूमर हैं। हम चीजें कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा राइट हमें नहीं मिलता। हम पैसे दुकानदार की मर्जी के देते हैं लेकिन हमें हमारी मर्जी की चीज नहीं मिलती। हमें मेयार वो नहीं मिलता जिसके पैसे हम देते हैं, या खराब मेयार वाली चीज में हमसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। जैसे महंगाई एक उसमें से कोई भी चीज है, आप देखें ओवर चार्जिंग और इन्फ्लेशन और इस सारे मसले मसाइल। तो इस पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। जियो में एक जमाने में प्रोग्राम आता था बाजार, रिजवान अजान हमारे दोस्त हैं वो उसको होस्ट करते थे। इसी तरह एक दो और भी चैनल्स में इस तरह का प्रोग्राम आता था जिसमें भाव ताव रेट ये वो चीजें दिखाते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा, बल्कि एक अशरा हो चला है, एक अशरे से तकरीबन किसी टीवी में अब ऐसा कोई शो नहीं होता है। बिजनेस के शोज कुछ जगह होते हैं या बिजनेस की खबरें कुछ जगह होती हैं, लेकिन उसमें अब ये दाल सब्जी वाले रेट ये इसकी बात नहीं होती है। वो बिजनेस मतलब फैक्ट्रियां और बड़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और इस पे बात होती है। तो मैंने सोचा कि यार आम आदमी, आम कंज्यूमर की बात कहाँ होगी, उसके लिए कौन बात करेगा। तो हमने फिर ये सोचा कि हम उसके लिए बात करेंगे और कंज्यूमर राइट्स के हम काम करेंगे। तो ये एक आइडिया है बेसिकली इसका, कंज्यूमर न्यूज का, कि हम कंज्यूमर राइट्स पे बात करें और ये एक मोजो टीवी बन जाए पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान से हम 100 स्मार्ट रिपोर्टर्स बना लें अपने, और इस तरह से एक नेटवर्क बन जाए कि जिससे फिर अर्निंग भी स्टार्ट हो, हम उससे खुद भी कमा सकें और अपने जो लोग अटैच हैं उनको भी हम कुछ कर सकें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप कौन सा ऐसा मैसेज देंगे कि लोगों को जर्नलिस्ट की जानब आना चाहिए या ना आना चाहिए, या कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज हो
जो आपकी बातों पर वो अमल कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, वैसे ही जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन है ना। और इसमें दो तरह से, दो वजह से लोग आते हैं मेरे ख्याल में। एक वो जिन्हें पैशन होता है काम करने का, जैसे मैंने बताया कि जो जिन्हें पैशन होता है कि यार लोगों के मसाइल मुश्किलात पे बात करें और उनको हाईलाइट करें, एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो चाहते हैं कि यार अच्छी जॉब हो, अच्छे पैसे मिलें। जैसे टीवी चैनल्स में एक जमाने में अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन आजकल तो वो भी अखबार के बराबर ही हो गया है। अखबार में जैसे सैलरी होती है वैसे टीवी चैनल में सैलरी होती है। और अब टीवी चैनल वाले भी ज्यादातर इंटर्नीज और ट्रेनीज को रख के और कुछ पैसे दे के वो अपना काम चला रहे हैं। आज जो है ना, मीडिया वो लिक्रेटिव प्रोफेशन नहीं रहा, या ऐसा प्रोफेशन नहीं रहा कि जहां आप समझे कि यार आपको इज्जत से अच्छे पैसों की एक नौकरी मिल जाएगी कि वो आप करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, देखें, इसमें आने से लोगों को रोका नहीं जा सकता, लोग आते रहेंगे, पीछे भी लोग आते रहेंगे, लेकिन उनके जहन में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। अब आप इस वक्त भी सूरत हाल देखें तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस में कई कई महीनों की तनख्वाहें रुकी हुई है लोगों की बिल्कुल, तनख्वाह नहीं है टाइम पे। तो जब तनख्वाह ही बिल्कुल, नहीं है, आप काम करोगे, आप फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे, क्या करोगे? तो फिर कहाँ की साफत और कौन सी साफत रह जाएगी? बिल्कुल, तो आप ये सोच लें कि आप अगर साफत में आना चाहते हैं तो आप आए, लेकिन अगर आपका पैशन है तो आए। अर्निंग के हिसाब से अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप जाएं या नहीं जाएं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है, दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि देखें, मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसे मौका मिलता है और अल्लाह ताला उसकी कोशिशों को जरूर कामयाब करता है और उसका उसे फल भी मिलता है। और भी कुछ बिल्कुल, नहीं तो आपको तजुर्बा तो जरूर मिलता ही है, प्रोफेशनली आपकी स्टैंडिंग बनती जाती है, आपका एक वेट होता है। जैसे कहते हैं ना कि पत्थर जो है पड़े पड़े भारी हो जाते हैं, इसी तरह हाँ, से जब हाँ, आप एक किसी भी प्रोफेशन में आप शुरू करते हैं, किसी भी फील्ड में, तो आप जितना अर्सा उसमें रहते हैं तो आपकी वर्थ उतना बढ़ती जाती है, और आपके बिल्कुल, हल्के में, दूसरे हल्के में, आपके कुलिक्स में ये सब चीजें होती रहती हैं। तीसरी चीज मेरे ध्यान में ये आ रही है कि ये मैसेज भी दूं कि भाई वक्ती तौर पे अगर कोई चीज आपको नुकसान की लग रही है या आपको बैक स्टेप पे आना पड़ रहा है, तो वो हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे मैंने किया था तो मेरे लिए तो फायदेमंद हुआ था। तो इसलिए अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही हो जिसमें आपको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, आपका विजन उससे और ज्यादा बेहतर होगा, और आपको फेम भी उससे मिल रहा है, अगर आप फेम के इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर इस चीज को भी कंसीडर करके देखें कि वो अपॉर्चुनिटी अगर वक्ती तौर पे आपको लग रहा है कि यार इसमें मुझे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, कम पैसे मिल रहे हैं, तो भी आप उसको अवेल जरूर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल, अवेल जो है करना चाहिए। और लास्टली ये पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ मसले मसाइल तो अपनी जगह पे हैं और सारा मीडिया उस पर रिपोर्ट करता रहता है चीजें, लेकिन हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, और इससे गवर्नमेंट कोई भी हो, इदारों के सरबराहान कोई भी हो, वो आते हैं चले जाते हैं, सब चीजें जिसने करप्शन करनी है वो तो करनी है, लेकिन हमें उनका एहतसाब भी करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, और उस घर की हिफाजत के लिए हम सबको काम करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। मसले मसाइल हैं, ठीक है, चलते रहेंगे, हल हो जाएंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। आजकल सूरत हाल अगर आप देखें तो लोगों में बेहतरी आई है, लोगों में अवेयरनेस बेहतर हुई है, लोगों को अब बेहतर पता है कि उनका राइट क्या है, लोगों को बेहतर पता है कि उन्हें कोई मसला हो तो कहाँ जाना है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो आप एक दो दहाइयाँ पहले देखें और आज के लोग देखें, तो आज के लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना। अच्छा ये है ना, आज आप देखें कि एक बंदा, या मुझे आप देख लें कि मैं जब आया था, या जब मैंने कैरियर शुरू किया था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बिल्कुल, साइकिल ही नहीं थी, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर उसके बाद चीजें आई। तो आज भी मैं जिस स्टेज पे हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो भाई फाइनेंशियल क्राइसिस तो आते जाते रहते हैं, अप डाउन आते जाते रहते जी, हैं, जी, लेकिन फिर भी हर वो आदमी अपना करे, हिसाब करे, अपने आप को देखे कि वो पहले कहाँ था और आज कहाँ है, तो यकीनन उसमें उसे बेहतरी नजर आएगी, उसके हर चीज में उसको बेहतरी नजर आएगी। तो ये एक वजह है कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, और पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा हक बात, हक साथ, हक सच का साथ देना चाहिए, और जहां भी नाइंसाफी हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, या एटलीस्ट ये भी नहीं कर सकते तो उससे सपोर्ट भी ना करें। जी, बहुत शुक्रिया अख्तर शाह साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए और हकीकत पर मुबनी जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। स्पेशल आपने जो बात कही कि लोगों को मायूस ना होना चाहिए और मतलब पॉजिटिव किरदार को आगे लेना चाहिए और हमेशा हकीकत और सच्चाई का साथ देना चाहिए।
ये बातें यकीनन बहुत से लोगों को, मुझे तो पसंद आई, बहुत से लोगों को भी पसंद आई होगी। और मैं चाहूँगा कि आइंदा दोबारा भी आपका इंटरव्यू करेंगे ताकि मज़ीद आप जान सकें। आपका माशाल्लाह बहुत वसी एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस के बिना पर जो तजुर्बात शेयर किए, उस हवाले से यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और लोगों को भी मिला होगा। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। एक मरतबा फिर मैं अख्तर शहीन साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू।